हेलो। नमस्ते सर। सबसे पहले तो आपको बधाई देते हैं कि आपका आईएएस में 551वीं रैंक पर पूरे देश में चयन हुआ है। सबसे पहले आपको पूरे राजस्थान की ओर से और विशेषकर बाड़मेर की ओर से हम लोग बधाई देना चाहते हैं सर। धन्यवाद धन्यवाद साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। और बाड़मेर ये मेरे लिए बाड़मेर जिला है वो लकी जिला रहा है। इतनी निश्चित मेहनत के बाद बाड़मेर में आया मैं, और यहाँ से 1 महीने बाद मेरा वहाँ सिलेक्शन हो गया आईएएस में। निश्चित रूप से सर, आपके वाकई में जो आपके संघर्ष हैं उनको हम सलाम करते हैं, और आपके जो पिताजी ने आपको आईएएस बनाने की जो जिद पकड़ी थी और जिद में आखिरकार आपके पिताजी जो सफल हुए हैं, उनकी जो डेडिकेशन की कहानी है वो वाकई में बहुत ही प्रेरणादायक है। सर, सबसे पहले मैं आपका परिचय जानना चाहूँगा, पूरा परिचय। आप बेसिकली कहाँ से हैं, और फिर आपके इस जो आपने सफर तय किया है उसकी सर शुरुआत कहाँ से हुई सर? सर मैं नागौर जिले के सोमना गांव, जायल तहसील में सोमना गांव है, वहाँ का मूल निवासी हूँ। जी। और मेरे पिताजी हैं, मेरी आरंभिक शिक्षा वहीं से ही हुई। जी। और जो है, मैं मेरी 2018 में शादी हो गई। अभी एक बच्चा है, माता पिता और 4 बहनें और एक भाई, इतने हम परिवार में सदस्य हैं। और आरंभिक जो शिक्षा है मेरी गांव में ही हुई। जी और सर। उसके बारे में, जब मैं बहुत छोटा था तभी से ही गांव में अपने एक परंपरा होती है कहानी कहने की या बात कहने की। पहले की लाइट नहीं होती थी, टीवी नहीं होते थे, तो मैं पिताजी को बोलता, पापा बात कहो। तो हम्म। वो मुझे कहानियां सुनाते थे, जो इंस्पिरेशनल स्टोरी है, हेलन केलर की स्टोरी, अब्राहम लिंकन की, शास्त्री जी की, ऐसे महान लोगों की जो कि बहुत ही विपरीत परिस्थितियों में, बहुत ही कम संसाधनों में पढ़ के और बहुत महान आदमी बने और सफल हुए। तो उससे मुझे प्रेरणा मिलती थी। मतलब और उस साथ में, उस समय से ही सर आपको इस प्रकार की कहानी आपके परिवार से, आपके पिताजी से सुननी हाँ सुनने को मिल गई थी। आपके मन में ऐसा आया कि भी मुझे भी हाँ इन्हीं की तरह कुछ करना है सर? हाँ, मुझे भी ऐसा ही बनना है, मुझे भी बड़ा आदमी बनना है। जी सर। हम्म। और उसके बाद जो है, पिताजी मेरे को पढ़ाते भी थे पूरा। से दिन को मिट्टी के बर्तन बनाते, रात को जो चिमनी का लालटेन, तो एक वीआईपी लग्जरी होती थी उस टाइम, चिमनी होती थी जो बोतल शीशी होती है, आपने बाड़मेर वाले तो कुछ जानते होंगे। नहीं नहीं, खूब जानता है हाँ, सर यहाँ। चिमनी में जो है केरोसिन डाल के और वो बत्ती बना के, और जी। उससे पिताजी पढ़ाते थे रात को 10 10 बजे तक। जी सर। और उसके बाद जब मैं थोड़ा सा चौथी पांचवी में हुआ, तो गांव में स्कूल सही नहीं थी। मतलब वो गांव में तो क्या ही होता है, पढ़ाई पे ज्यादा बच्चे ध्यान नहीं दे पाते थे उस टाइम। जी। तो फिर पिताजी ने मिट्टी के बर्तन बनाना छोड़ के और ट्रक ड्राइविंग स्टार्ट किया और मुझे नागौर लेके आए। अच्छा, और मतलब गांव से क्योंकि उस मिट्टी के बर्तनों से इतनी आमदनी नहीं होती थी कि आपको हाँ अच्छे से पढ़ा सकें। हाँ, अच्छे से पढ़ा सके। और साथ ही ऐसा कहा जाता है कि भाई जो शहर है, तो वहां पर सुविधा पढ़ाई अच्छी होती है। गांव में तो क्या होता है कि बच्चे मतलब 5 7 साल का होता है बच्चा, 10 साल का काम करने चले जाते हैं वो, ऐसे। जी, इस प्रकार और का माहौल माहौल गांव हाँ, में था। माहौल भी अच्छा नहीं सर। था और आमदनी भी नहीं थी कि मेरी स्कूल की फीस दे सके। अच्छा, हम्म। आपके पिताजी ने आपका जो पैतृक धंधा सर था बर्तन बनाने का, वो काम छोड़कर ट्रक चलाना सिर्फ इसलिए शुरू किया कि वो आपको आगे पढ़ा सकें आगे? हाँ हाँ, मेन बस यही रीजन था कि सर। वो मुझे पढ़ा सके। और इसके लिए वो नागौर में आए। फिर उन्होंने, जो एक सैनी थे, बहुत अच्छे ट्रक मालिक थे, उनकी गाड़ी चलाई उन्होंने जिंदगी भर। जी सर। और उन्होंने भी ट्रक ड्राइवर, जो मोटर मालिक थे, उन्होंने भी एक बेटे की तरह पापा को रखा और हमेशा वो सहयोग करते थे फिर वहां सर पर। फिर सर आपका दाखिला सरकारी स्कूल में करवाया गया या निजी कोई स्कूल में करवाया गया सर, नहीं नागौर आने के बाद? नहीं, नागौर आने के बाद सर मेरे पापा ने मेरा इस दाखिला प्राइवेट स्कूल में करवाया। और जी। बहुत ही कम सैलरी मिलती थी, तो उसका बड़ा हिस्सा जो मेरी शिक्षा में, पापा ने कहा कि तू पढ़ बस। अच्छा सर, और ऐसी ऐसी भी हमने बात सुनी है कि कई बार आपकी फीस नहीं भरे जाने के कारण जो स्कूल के लोग थे वो आपके घर आते थे। हाँ हाँ, स्कूल से ऐसे होता था कि हम प्रार्थना में, असेंबली होती थी ना उस टाइम, स्कूल वाले ऐसे होते थे कि वो थोड़ा निकाल देते थे। तो बहुत ही साथियों के बीच एक ह्यूमिलिएशन फील होता, शर्मिंदगी फील होती थी। हालांकि मैं उसको पढ़ाई से गैप को पूरा करने की कोशिश करता था, लेकिन कहीं ना कहीं ये कैसे लगता है यार कि गरीबी, मतलब एक इंफीरियरिटी या हीनता की भावना थोड़ा सा लगता था मेरे को कि यार ये सब लोग पैसे दे पाते हैं, मेरे साथ ऐसा होता है। मैं मेरे पिताजी को भी नहीं कह पाता। उस टाइम ही मैं सोचता कि मेरे पिताजी मेरे लिए ही इतना कर रहे हैं, अब इनको मैं क्या कहूँ। जी सर, तो वाकई में बहुत अच्छा। सर, उसके बाद आपने ट्वेल्थ आपके जैसा बताया कि आपने वहीं नागौर में रहकर की। उसके बाद हाँ का सर सफर कैसे शुरुआत हुआ, और आप सरकारी सेवा में सर्वप्रथम किस रूप में आए थे सर? हाँ, उसके बाद जो मैंने 12वीं की, 12वीं करने के बाद जो है, मैंने उस टाइम पीएमटी या नीट की तैयारी के बारे में बातें चल रही थी, तो मैंने भी तैयारी कर ली। थोड़े 4 6 महीने की तैयारी की और मेरा संयोग से सरकारी कॉलेज में, डेंटल कॉलेज में चयन हो गया यहाँ जयपुर में। जी सर। तो इसी दौरान मैंने एक इंटरव्यू पढ़ा था गोविंद जायसवाल सर का, जो एक रिक्शा चालक का बेटा आईएएस बना,
इस नाम से बहुत ही फेमस स्टोरी थी। तो बिल्कुल मुझे सर। लगा, मैंने अपने आप को देखा उनकी स्टोरी में, और मैंने कहा कि यार अगर रिक्शा चालक का बेटा आईएएस बन सकता है तो एक ट्रक चालक का बेटा भी आईएएस बन सर सकता है। ये सर कौन से सन की बात है, कौन से ईयर की बात है ये सर? 2006 की बात है सर, 2006 की। सर। हाँ, उस टाइम हालांकि मैं तो 12th पास ही हुई थी, लेकिन तभी से ही मैंने कहा कि अब आईएएस ही बनना है। जी सर। और उसके बाद मेरी ग्रेजुएशन हुई 2012 में। ग्रेजुएशन के बाद से मैंने तैयारी स्टार्ट कर दी, और उसी दौरान मेरा आरएस में सिलेक्शन हो गया था। जी सर। लेकिन आरएस में दिक्कत ये हो गई थी कि वो चॉइस भरने में कुछ गड़बड़ हो गई, इस वजह से मुझे कोई सर्विस नहीं मिली। उसके बाद मेरा सहायक कमांडेंट में बाढ़ में उसमें बीएसएफ में चयन हो गया। जी सर। वो वहां पर मुझे लगा कि यार मेरा जो टारगेट है उसको मैं वहां रहते हुए अचीव नहीं कर पाऊंगा, तो फिर बीएसएफ में असिस्टेंट कमांडेंट के रूप में सर आपका चयन हुआ था? हाँ, सर। वहां से मुझे लगा कि यार मैं अपने टारगेट को पूरा नहीं कर पाऊंगा। तो उसके बाद फिर मैंने जो है वो तैयारी की, वहां से रिजाइन दे दिया। और फिर आरएस दो उसके बाद मेरा आईएएस का लगातार इंटरव्यू कॉल हो रहा था। ये इस बार मेरा तीसरा इंटरव्यू था आईएएस का। अच्छा, ये और तीसरी बार इंटरव्यू था सर? हाँ, और इसके साथ ही मेरा 2018 की आरएस की भर्ती में मेरा सिलेक्शन हो गया था। सर, हाँ उसमें आपको सहायक निदेशक जिला उद्योग विभाग बाड़मेर में आपका चयन हुआ सर? हाँ हाँ। सर, फिर उसके बाद सर आपकी कंटिन्यू पढ़ाई जारी रही थी, कैसे हुआ था सर? ये देखो, क्या है कि जनरली जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम तैयारी कर रहे हैं उन बच्चों के लिए मैं कहूंगा कि हमारी क्या होता है कि शुरुआत में हमारी परफॉर्मेंस अच्छी होती है, बढ़ती है तैयारी, सर। कॉन्फिडेंस बढ़ता है। लेकिन एक समय के बाद अब जो 2-3 बार आप फेल हो जाते हो ना, उसके बाद आपको खुद अपनी क्षमताओं पे आप प्रश्न चिन्ह लगाने लग जाते हो। समाज है वो आपके परिवार वालों को आपको टॉर्चर करने लग जाते हैं। जो हालांकि सारे लोग अच्छे ऐसे नहीं होते, बहुत अच्छे लोग भी होते हैं जो जिन्होंने मेरे को सहयोग किया। लेकिन जनरल लोग पूछने लग जाते हैं क्या कर रहा है इसका बेटा, तो फेल हो गया, इसका बेटा तो कामयाब नहीं हुआ, ऐसे ये तो बर्बाद हो गया। मुझे भी लोग ताने मारने लग गए, आइए और कलेक्टर साहब, और कलेक्टर साहब। तो अच्छा। ऐसी भी सिचुएशन आती है। लेकिन हमें हिम्मत नहीं हारनी है, लास्ट तक दृढ़ता से हमें डटे रहना है। हमने भगवान पे विश्वास रखना है। साथ ही साथ मैंने तनाव प्रबंधन के लिए योग और मेडिटेशन को चालू कर दिया था। अच्छा। मैं डेली 1-1.5 घंटे आसन करता हूँ, योगासन और प्राणायाम करता हूँ। इससे मेरे को जो तनाव है, नकारात्मकता है, उससे निपटने में मेरी बहुत सहायता मिली, और मैं अपनी जो आईएएस के अपने सपने की जर्नी है उसको कंटिन्यू रख पाया इसी वजह से सिर्फ। सर, निश्चित रूप से जैसा कि आपने पूरी कहानी बताई कि आपकी इस कहानी में, आपके इस सफर में जो आपके प्रेरणादायक रहे वो आपके पिताजी रहे हैं। हाँ। उनके अलावा सर आप किसको, आपकी पूरी जो आपका सफर रहा है संघर्ष भरा, उसमें किसको आप सर प्रेरणादायक मानते हैं? देखो, पिताजी तो एक वृक्ष की तरह होते हैं जो हमें छाया देते हैं, धूप से बचाते हैं। लेकिन साथ में एक माता भी होती है जी सर। जिन्होंने एक जो अनकंडीशनल या बिना शर्त के जो प्रेम करती है। तो जब भी बहुत ही नकारात्मकता होती, मेरे साथ ऐसा हुआ था कि बहुत बार ऐसे हिम्मत आने लग गया, निराशा डिप्रेशन घर करने लग गया, तो मेरे आंखों के सामने माँ का वो एक मासूम चेहरा आ जाता कि यार नहीं, हिम्मत नहीं हारनी है तुझे, जी इनके सर। लिए तुझे जीना है, और तुझे इनके लिए निरंतर प्रयत्न करना है। कई बार ऐसा होता कि जब मैं कहीं जा रहा होता तो से घर में सीमित खर्चे पैसे होते थे, तो माँ उसमें से अपनी बचत में से निकाल के दे देती मेरे को, और कहती बेटा और थोड़े बहुत अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं तेरे को दे देती। तो मेरे आंखों में आंसू से आ जाते थे ऐसे वाकई में समाज। सर वो जो माँ का प्यार और पिताजी की आपके हाँ जो संघर्ष है, वाकई बहुत ही संघर्ष भरी सर आपकी कहानी है। मैं सर आपसे एक दो सवाल और पूछना चाहूंगा। हाँ हाँ। जैसे आपका सर ये इंटरव्यू हुआ है और आपका चयन हम्म, हुआ है, उसके हम्म। बाद घर में किस प्रकार की स्थितियां हैं, कितने बधाइयों के तांते लगे होंगे, और उस पिता का कितना मतलब चेहरा प्रफुल्लित हुआ होगा, जिनका सपना था लगातार कड़ी मेहनत करने के बाद अपने एक बेटे को आईएएस तक सफर करवाया सर? देखो, ये एक ऐसी खुशी है, मुझे लगता है मेरे से ज्यादा खुशी मेरे पिताजी को हुई, और इसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। अभी देख लो, कल दोपहर से मेरा फोन है निरंतर बज रहा है। सर। जिन साथियों ने जो मेरे फोन उठाने, जिनका सिविल सेवा में चयन हो गया था पहले, जो मेरे साथी थे, फोन नहीं उठाना, फोन कई जने ऐसे थे फोन नहीं उठाते थे, उन लोगों के भी कॉल आने लग गए। जो रिश्तेदार ताने मारते थे उन सब के कॉल आने लग गए। और पिताजी का मतलब ऐसे पापा कह रहे थे कि मेरे तो है ना, मैं वापिस जवान हो गया। क्या बात है सर, ये जो बहुत। 10 सालों में जो एक बुढ़ापा आ गया था ना, ये जो निराशा आ गई थी, अब तो मैं तो वापिस जवान हो गया। पापा जी, संयोग से ये था कि कल वो ट्रक लेके ही जा रहे थे सर, अच्छा, अभी कानपुर भी से आपके पिताजी नागौर। सर ट्रक चलाते हैं? अब हाँ, मतलब आरएस के बाद मैंने पिताजी को बोला था, तो हाँ। कहा कि कोई, अब मैं शौकिया तौर पे चला रहा हूँ, और ठीक है कोई नहीं, अब मैं छोड़ दूं तो आईएएस बन जाएगा तब छोड़ दूंगा क्या ट्रक बात है। चलाना।
आखिरकार हाँ उनका जो सपना था वो पूरा हो गया सर। अच्छा हाँ सर, हाँ। आखिर में आप क्या संदेश देना चाहेंगे तमाम उन युवाओं को जो इस प्रकार की संघर्ष से डरकर कहीं ना कहीं राह भटक जाते हैं, पढ़ाई करना छोड़ दे, यार जो भी अपने जिस क्षेत्र में है वो उसका राह भटक जाते हैं, तमाम उन युवाओं को, उन लोगों को सर क्या संदेश देना चाहेंगे? उन युवाओं के लिए दो तीन संदेश, दो तीन बात मैं कहना चाहता हूँ। एक मेरी दादी माँ का बहुत ही अच्छा कथन था कि बेटा, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है। तो जब भी आप विपरीत परिस्थिति में हो, तब आप सोचो कि ये रात है और इस रात का सवेरा होगा। आप पूरी ईमानदारी से, आप पूरी ईमानदारी से कर्म करो, सर मेहनत करो, और कर्म फल है वो अटल है, शाश्वत है, आपके कर्मों का फल जरूर मिलेगा। सर ये मेरा नौवां अटेम्प्ट था, लास्ट अटेम्प्ट था, और अब जाके मेरा जो सपना है वो पूरा हुआ है। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं है ना, हम जरूर, हमारे भाग्य से हमारा मुकाबला होता है, लेकिन जो हार्ड वर्क है, मेहनत है, वो भाग्य को पराजित कर देती है। तो इसलिए आप हिम्मत नहीं हारे। हम्म। सबसे बड़ी बात ये होती है कि हम निरंतर सफल हो जाएं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। सबसे बड़ी बात ये होती है, जो महान लोगों की हम निशानी देखे हैं, उनकी जीवनियां पढ़ी है मैंने, तो जी वो ये कि वो बहुत बार असफल हुए जीवन में। थॉमस एडिसन है, वो जीवन में 10,000 बार असफल हुए, लेकिन 10,001वीं बार उन्होंने बल्ब का आविष्कार किया। तो सर। असफलताओं को जो सहन कर लेता है, वही लोग महान बनते हैं, वही लोग जिंदगी में सफल होते हैं। तो इसलिए युवाओं को मैं यही कहना चाहता हूँ कि असफलताएं जीवन के हर क्षेत्र में मिल सकती है, एकेडमिक लाइफ में मिल सकती है। कई बार हमारा जो प्रेम जीवन होता है, हम जिनको चाहते हैं उनसे शादी नहीं हो पाती, तो भी वहां भी एक असफलता है। तो असफलताओं को आप स्वीकार करें उसको, और फिर अपना जीवन आगे बढ़े। जीवन एक असफलता से जीवन खत्म नहीं होता। आपके लिए आपके मम्मी पापा है, वो सब कुछ है। उनके लिए सब कुछ हो, तो आप अपने जीवन को खत्म ना करें किसी असफलता में, निराशा में। और मम्मी पापा का जो है, माँ बाप का चेहरा, उनको सदैव आंखों में रखे, आपकी निराशा हमेशा दूर हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपका कीमती समय आपने दिया, और आपको एक बार पुनः पूरे बाड़मेर की ओर से, पूरे राजस्थान की ओर से आपको आईएएस बनने पर हम लोग बहुत बहुत बधाई देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू, बहुत थैंक यू, थैंक यू सर।